हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका कुरे आपका बंसल कोचिंग क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आपने साइक्लोन का तो नाम सुना ही होगा। आजकल बहुत न्यूज़ में है साइक्लोन मोंथा। कौन सा? साइक्लोन मोंथा। और ये साइक्लोन मोंथा के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये कैसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए या फिर हमारे एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से CGPSC के लिए ये कैसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आज तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो अगर हम साइक्लोन के बारे में बात करें, साइक्लोन मोंथा के बारे में बात करें, तो ये जो साइक्लोन है ये कहाँ आया है तो आपको पता होगा। अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊँ, मान लीजिए यही इंडिया है। ठीक है, इंडिया में इधर आपको अरब सागर दिखेगा, ठीक, और इधर आपको क्या दिखेगा? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो बे ऑफ बंगाल में ये साइक्लोन आया है। कहाँ आया है? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में ये आया है। और साइक्लोन का नाम क्या है? साइक्लोन मोंथा। क्या है? साइक्लोन मोंथा। कहाँ आया है? तो बंगाल की खाड़ी में। अब अगर प्रभावित क्षेत्र की बात करें कि ये कौन कौन से भारत का कौन कौन सा ऐसा एरिया है, कौन कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको ये प्रभावित कर रहा है, क्या ये हमारे छत्तीसगढ़ को भी प्रभावित करेगा? अगर उसके बारे में हम देखें तो अगर प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो अगेन अगर मैं आपको ये बताई कि ये बे ऑफ बंगाल है, अगर यहाँ साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है तो प्रभावित भी इसी एरिया में जो भी संलग्न हमारे राज्य हैं उसको करेगा प्रभावित। तो कौन कौन है? मान लीजिए यहाँ पे हमारा उड़ीसा है, फिर आंध्र प्रदेश आता है, फिर तमिलनाडु आता है, इधर आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा। तो ये जो हमारे राज्य हैं, इसके बाद यहाँ पे केरल है। तो अगर इसकी स्पीड तेज़ होती है, अगर ये आगे बढ़ता है, अगर बना रहता है, तो ये फिर ये वाले एरिया को प्रभावित करेगा। और मेनली ये किसको प्रभावित कर रहा है? तो आंध्र प्रदेश को। किसको प्रभावित कर रहा है? आंध्र प्रदेश को। और अगर लगातार इसका फॉर्मेशन होते रहा, इसको और गति मिलती रही, ये तेज़ गति से आगे बढ़ता रहा, तो मे भी क्योंकि उड़ीसा के बाद जस्ट इधर पे हमारा छत्तीसगढ़ है, तो हमारे छत्तीसगढ़ को भी प्रभावित कर सकता है। ठीक है, किसको प्रभावित कर सकता है? हमारे छत्तीसगढ़ को भी प्रभावित कर सकता है। बट अभी तक हमारा छत्तीसगढ़ प्रभावित नहीं हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन से अगर राज्य की बात करें तो कौन कौन से राज्य प्रभावित हो रहे हैं अभी? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। ठीक है, कौन कौन सा? ये 3-4 है। ठीक है, कहाँ बना है? तो बंगाल की खाड़ी में। और क्या नाम है साइक्लोन का? साइक्लोन का नाम है मोंथा। अगर हम बात करें साइक्लोन के बारे में कि ये जो साइक्लोन है उसका अर्थ क्या होता है या उसका नामकरण किसने किया है, तो साइक्लोन के बारे में आप देखोगे कि हिंद महासागर क्षेत्र में जब भी कोई साइक्लोन आता है, चाहे वो अरब सागर में हो चाहे बंगाल की खाड़ी में, तो हिंद महासागर क्षेत्र में जब भी कोई साइक्लोन आता है तो उसका नामकरण हिंद महासागर क्षेत्र में उपस्थित 13 सदस्य देश वही करते हैं बारी बारी से। एक क्रोनोलॉजिकली एक ऑर्डर होता है अल्फ़ाबेटिकली, तो जो जो देश होते हैं उस ऑर्डर पे वो देश फिर बारी बारी से नाम देते हैं जब भी कोई तूफान आता है। ठीक है, कोई साइक्लोन आता है तो इस बार ये जो ऑपरेशन मंथा है उसका नामकरण कौन से देश ने किया है? तो किसने किया है? थाईलैंड ने किया है। किसने किया है? थाईलैंड ने किया है। ठीक है, थाईलैंड द्वारा इसका नामकरण किया गया। और इसका अर्थ देखें कि ये जो साइक्लोन मंथा है उसका नाम क्या है, उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ क्या होता है? सुंदर सुगंधित फूल। सुंदर या सुगंधित फूल, ये ऑपरेशन जो मंथा है उसका अर्थ होता है। ठीक है, और नामकरण किसने किया है? थाईलैंड ने। कहाँ आया है? बे ऑफ बंगाल में। अब अगर बात करें प्रभावित क्षेत्र की, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। आंध्र प्रदेश में स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो कहाँ? मछलीपट्टनम में, इसके बाद कलिंगपट्टनम में, फिर उड़ीसा है, केरला है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, वहाँ क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। ठीक, तो ये हो गया हमारा कि साइक्लोन का नाम क्या है, उसका अर्थ क्या है, कौन से देश के द्वारा नामकरण किया गया है, उसके प्रभावित क्षेत्र। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि साइक्लोन के बारे में हमें पता कैसे चला, हमें कैसे पता चल रहा है कि साइक्लोन आ रहा है या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हमें जानकारी किसने दी है? ठीक है, क्योंकि आप और मैं तो यहाँ बैठे हुए हैं। तो अगर हम बात करें तो IMD, किसकी? IMD की। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्या? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। क्या बोलते हैं? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। ठीक है, इनके द्वारा इनका काम ही होता है कि ये मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। कहीं अगर कोई आपदा आने वाली है, बाढ़ वगैरह आने वाला है, कुछ भी ये तूफान साइक्लोन वगैरह आ रहा है, आंधी तूफान आने वाला है, तो उसके बारे में ये नागरिकों को सूचित करते हैं। ठीक है, तो IMD द्वारा अलर्ट जारी किया है। और कौन सा अलर्ट जारी किया है? ऑरेंज अलर्ट। कौन सा? ऑरेंज अलर्ट। अगर मैं यहाँ पे अलर्ट की बात करूँ कि ये जो 3 टाइप के अलर्ट हम देख रहे हैं इसका क्या मतलब है, तो अगर येलो कलर का येलो अलर्ट जारी किया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो निगरानी की दृष्टि में है, वो बन सकता है, नहीं बन सकता है, अभी वो इनिशियल पोजीशन पे है। ठीक है, उस पर नज़र रखने की बात की जाती है। IMD द्वारा जब ये अलर्ट जारी किया जाता है
तो स्टेट गवर्नमेंट नज़र रखती है कि क्या उसका फॉर्मेशन बहुत तेज़ गति से हो रहा है, क्या वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, जो भी साइक्लोन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। फिर अगर ऑरेंज अलर्ट की बात करें तो उसके लिए उसका अर्थ क्या होता है, बी प्रिपेयर्ड, मतलब आप तैयार रहो कि हो सकता है कि वो खतरनाक रूप धारण कर ले और जान माल की हानि हो सके। तो आप अगर ऐसा कुछ होता है तो जो भी राहत के लिए की जाती है, जैसे कि जब ये कभी साइक्लोन आया, बाढ़ आया, तो क्या किया जाता है जनरली गवर्नमेंट के द्वारा कि जब सूचना मिलती है तो लोगों को विस्थापन कर दिया जाता है वहाँ से, ताकि लोग प्रभावित ना हो। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, उद्योग वगैरह हैं, उनको परियोजनाएं वहाँ पे बंद की जाती है, एनर्जी वगैरह देखा जाता है। इसके बाद राहत सामग्री पहुँचाई जाती है, और भी डिफरेंट तरीके हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो तरीके अपना के गवर्नमेंट यहाँ पे हेल्प करती है। तो अभी इसकी बात क्या की गई है कि प्रिपेयर्ड, हो सकता है कि वो खतरनाक रूप धारण कर ले, तो आप तैयार रहो, ठीक है। तो ये रहा। इसके बाद अगर रेड अलर्ट जारी करती है तो उसका सिंपल सा मतलब होता है कि अब एक्शन लेने की हमको ज़रूरत है, बिना एक्शन के आप काम नहीं चलेगा, आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रिसोर्सेज रहें, वो बचे, वो मतलब कि डैमेज ना हो, रिसोर्सेज का बचाव हो सके, उसके लिए यहाँ पे एक्शन लेना ज़रूरी हो जाता है। तो ये रहा। इसके अलावा ये प्रिपेयर्ड और निगरानी में आपको अवेयरनेस वगैरह भी दी जाती है, ठीक। तो ये हो गया IMD के बारे में हमने देख लिया। और इसका गठन कब किया गया था, तो 1875 में। कब किया गया था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का गठन, तो 1875 में। ये हमारे अलर्ट्स के बारे में हो गया। अब अगर हम बात करें कि ये साइक्लोन बनता कैसे है, ये हमारे एग्जाम के थ्योरेटिकल वे में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी साइक्लोन जो बनता है वो साइक्लोन बनता कैसे है। तो अगर हम साइक्लोन की बात करें, मान लीजिए कोई समुद्री सतह है, ठीक है, जैसे बे ऑफ बंगाल में ही आया, तो अभी बे ऑफ बंगाल की हम बात करते हैं, बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं। आप जानते होंगे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से दिन प्रतिदिन जो समुद्र का जल है वो गर्म होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, गर्म होते जा रहा है। अब जब समुद्री पानी जो है वो गर्म हो रहा है, तो गर्म होने की वजह से आप जानते होंगे कि जब पानी गर्म हो जाता है तो गर्मियों के दिनों में जनरली वो वाष्पित होता है, वेपराइजेशन का प्रोसेस होता है। तो अब तो बिना गर्मी के भी समुद्री जल गर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या फिर हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, दुनिया ग्रीन हाउस गैसेस का प्रभाव बढ़ रहा है, उसके वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं कि समुद्र का जल गर्म हो गया है, ठीक है, गर्म होने के बाद वो क्या होगा, वो वेपराइजेशन होगा, ऊपर उठेगा। वेपराइजेशन होने के बाद वो गर्म हवा के रूप में ऊपर उठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई है गर्म समुद्री सतह और वार्म सी सरफेस की। तो जो ऊपर का सतह होता है समुद्र का, वो गर्म होके ऊपर उठने लगता है, ठीक है। अगर अब बात करें कि कितना गर्म होना चाहिए, उसके टेम्परेचर की बात करें समुद्री पानी की, तो कितना 27 डिग्री ये होता है। 27 डिग्री अगर सेल्सियस होता है उसका तापमान, उससे अधिक होना चाहिए। अगर उससे अधिक होता है तो फिर वेपराइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है, पानी का वाष्पीकरण, एवापोरेशन होता है, ठीक है। इसके बाद वो गर्म हवा है मोस्टली है वो ऊपर उठती है। अब अगर जब वो ऊपर उठने लगेगी तो सब में इसके बाद क्या होगा, ऊपर मान लीजिए कि ये समुद्री सतह है, ठीक है, ये समुद्री सतह है। अब ये जो सतह है, यहाँ का जो पानी है वो गर्म होके ऊपर उठना शुरू हो जाता है, ठीक है, ये ऊपर उठना शुरू हो गया। अब ऊपर उठने के बाद वहाँ पे कंडेंसेशन की क्रिया होती है, संघनन की प्रक्रिया होती है, जिसमें क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, बादल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ऊपर उठा हवा, वहाँ पे बादल का फॉर्मेशन करने लग गया। अब क्या होगा कि जब वहाँ पे बादल का फॉर्मेशन होने लगेगा, जो कंडेंसेशन की वहाँ संघनन की प्रक्रिया होगी, उसमें भी कुछ न कुछ मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ऊष्मा निकलेगा। अब ऊष्मा निकलेगा तो वो जो गर्म हुआ है, जो ऑलरेडी गर्म है, ऊष्मा की वजह से और ज़्यादा गर्म हो जाएगी, और ज़्यादा गर्म होने के बाद उसको और ऊपर उठने में मदद मिलेगी, वो और तेज़ी से ऊपर उठेगा, ठीक। तो ये हो गया, हमने क्या देखा कि जो समुद्री सतह है वहाँ का पानी गर्म होके एवापोरेट हो रहा है। अब एवापोरेशन के यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, क्लाउड का जो भी फॉर्मेशन होगा वो उसके वजह से ये जो हवा है वो और अत्यधिक गर्म हो जाएगा, तो ये और ऊपर तेजी से उठेगा, ठीक है। इतना प्रोसेस समझ में आ गया। अब अगर क्लाउड फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जहाँ से ये उठना शुरू हुई है, जहाँ से ये इसका केंद्र बिंदु होता है साइक्लोन का, जहाँ से ये हवा गर्म होके उठना शुरू होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है, ठीक है। लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे तो ये लो प्रेशर क्रिएट हो गया, ये जो इसका केंद्र बिंदु है, ठीक है। अब यहाँ पे ये लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो गया, तो इसके आसपास, इसके चारों तरफ भी तो हवा पानी है, और ये जो हवा पानी है यहाँ पे इसके चारों तरफ, वहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है प्लस ठंडी हवा होती है, ठीक है। तो ये जो हाई प्रेशर वाला जो ठंडी हवा है वो यहाँ पे जाके इस जगह को बंद करने की कोशिश करती है, या यहाँ पे भरने की कोशिश करती है, क्योंकि आपको पता होगा कि हाई से लो की ओर गमन होता है, ठीक है।
तो ये हाई वाला है, तो यहाँ पे जाके ये इस जगह को भरने की कोशिश करेगा। बट क्या होता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस फोर्स के बारे में आपने सुना होगा, तो कोरियोलिस फोर्स के कारण ये हवा डायरेक्ट यहाँ पे जाके सीधे जाके यहाँ पे ये चीज़ भर नहीं पाती, बल्कि वो क्या होती है, यहाँ पे जाके वो गोल गोल घूमने लगती है। ये यहाँ पे सीधे ना जाके कि सीधे जाके भरने लगे, ये यहाँ पे ऐसे गोल गोल घूमने लगती है। कहीं पे आपके एंटी क्लॉकवाइज होता है, कहीं पे क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, वो गोलार्ध का होता है, उसको मैं बाद में बताऊंगी कभी। तो ये यहाँ पे ये गोल गोल घूमने लगता है। अब ये जो गर्म हवा है, ठीक है, वो ऑलरेडी ऊपर उठ रही है, और ये ठंडी हवा भी है, वो वहाँ पे जाके ना क्या कोरियोलिस फोर्स के कारण वो गोल गोल घूमने लग गई। तो अब क्या होता है कि ये जो दोनों हवाएं हैं वो जब स्पीडली पकड़ लेते हैं, दोनों मिल के जब तेज़ गति पकड़ लेते हैं, वो जो केंद्र बिंदु स्टिल खाली है, ये वाला एरिया जो होता है वो शांत हो जाता है, ठीक है। लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पे स्टिल है और बाकी जगह पे हाई प्रेशर रहता है, और ये गर्म और ठंडी हवा दोनों मिल के सराउंड कर लेते हैं, घूमने लगते हैं, और जब वो हवा और गर्म होती जाती है, ऊपर उठती जाती है, जिससे साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। और ये जितना तेज़ होगा उतना ही तीव्र गति से फिर धीरे 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 करके ये मूव करने लगेगी, और ये उतना ही खतरनाक होते जाता है, ठीक है। तो इवन तो ये होता है कि पर आवर्स ये 240 किलोमीटर या 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर ऐसे तेज़ गति से ये आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, साइक्लोन का फॉर्मेशन। की साइक्लोन कैसे बनता है, तो आप बता दोगे कि पहले क्या होगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र का जल गर्म हो रहा है, लो प्रेशर क्रिएट होता है समुद्री में, ठीक है, लो प्रेशर क्रिएट होगा, फिर हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, कंडेंसेशन की प्रक्रिया होगी जिसकी वजह से वो और ऊपर उठेगी, फिर आसपास की जो ठंडी हवा है जहाँ हाई प्रेशर बेल्ट है वहाँ से वो हवा आएंगी, तो वो सीधे ना जाके कोरियोलिस फोर्स के कारण वो राउंड राउंड सर्कुलेट होने लगती हैं, राउंड राउंड सर्कुलेशन उसका होने लगता है, ठीक है। फिर गर्म और ठंडी हवा दोनों का मिक्सचर हो जाता है, और ठंडी हवा भी कहीं ना कहीं गर्म हो जाती है और वो भी ऊपर उठने लगती है। तो इस तरीके से साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब अगर हम बात करें, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो केंद्रीय बिंदु होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आई, साइक्लोन का आई बोलते हैं, ठीक है, चक्रवात की आंख कहा जाता है, जो केंद्रीय बिंदु होता है जहाँ से साइक्लोन उठना शुरू होता है, ठीक। अगर बे ऑफ बंगाल में अन्य साइक्लोन की बात करें, क्योंकि मेन तो यही है हमारा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखिए अभी का क्या है, अक्टूबर 2025 की बात किया जाए तो कौन सा साइक्लोन आया है, साइक्लोन मांथा है। लेकिन अगर हम 2025-24 की बात करें कि और कौन कौन से ऐसे साइक्लोन हैं जो बे ऑफ बंगाल में आए हैं, क्योंकि इनका नाम पूछ लेता है कि 2024 में कौन सा साइक्लोन या कौन कौन सा साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आया था, कौन सा साइक्लोन अरब सागर में आया था, तो ये आपके नाम है, जैसे फिंगल हो गया, दाना हो गया, आसना हो गया, रेमल हो गया, ये कब कब आए हैं, तो 2024 में आए हैं। कब 2024 में आए हैं इंडिया में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल के हैं ये। और अगर हम बात करें अरब सागर की कि वहाँ कौन कौन सा आया है, तो अभी 2025 में कौन सा आया है, शक्ति आया है, क्या, शक्ति। अगर मैं यहाँ ऊपर लिख दूँ तो कौन सा आया है, शक्ति, ठीक है, शक्ति आया है कहाँ, अरब सागर में। तो ये 2025 के दो हो गए, कौन, एक साइक्लोन मांथा जो बे ऑफ बंगाल में आया है, और एक साइक्लोन शक्ति जो कि अरब सागर में आया। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। होप सो आपको साइक्लोन का फॉर्मेशन और कौन कौन से साइक्लोन प्रीवियसली आ चुके हैं, कौन सा प्रीवियस ईयर में आए हैं, कौन सा इस बार आया है, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते होंगे तो ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।